नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं। ये हमारा एक खास भौगोलिक विश्लेषण है जहां हम चीजों को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि बहुत गहराई से देखेंगे। पहाड़ों की उन ऊंची चोटियों से लेकर गहरी नदियों तक और मौसम के बड़े चक्रों से लेकर मिट्टी के बारीक कणों तक, मतलब हर वो चीज जो इस विशाल उपमहाद्वीप को आकार देती है। तो चलिए सीधा इस दिलचस्प आंकड़े के साथ शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की कुल जमीन का केवल 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। लेकिन जब हम आबादी की बात करते हैं तो ये आंकड़ा सीधे उछलकर 17.5% पर पहुंच जाता है ना कमाल की बात। ये तुलना हमें तुरंत ही इस बात का एहसास करा देती है कि भारत कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और यहाँ के संसाधनों पर कितना भारी दबाव है। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, वैश्विक मंच पर भारत। दूसरा, हिमालय का जन्म। तीसरा, भारत की जीवन रेखा यानी हमारी नदियां। चौथा, हमारा महान जलवायु चक्र मानसून। और आखिर में यहाँ की विविधता और भविष्य। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। वैश्विक मंच पर भारत, स्थिति और सीमाएं। भौगोलिक रूप से भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है और कर्क रेखा इसे जलवायु के लिहाज से दो मुख्य हिस्सों में बांट देती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब भी सबसे लंबी जमीनी सीमा की बात आती है तो अक्सर हमारे दिमाग में चीन या पाकिस्तान का ही नाम आता है। लेकिन स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा असल में बांग्लादेश के साथ है। ये 4096 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसके बाद कहीं जाकर चीन और पाकिस्तान का नंबर आता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। हिमालय का जन्म, एक भूवैज्ञानिक यात्रा। उत्तर की तरफ जो विशाल दीवारें हम आज देखते हैं ना, वो हमेशा से वहां नहीं थीं। करोड़ों साल पहले ये जमीन गोंडवाना लैंड नाम के एक बहुत बड़े दक्षिणी महाद्वीप का हिस्सा हुआ करती थी। फिर भारतीय प्लेट वहां से टूटी और लाखों सालों तक लगातार उत्तर की ओर खिसकती रही और अंत में यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी एक बहुत ही जबरदस्त टक्कर हुई। इस महाटकराव की वजह से बीच की जमीन मुड़कर ऊपर उठने लगी और इसी से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का, जिसे हम हिमालय कहते हैं। और आपको पता है, ये खिसकने की प्रक्रिया आज भी बहुत धीमी गति से चल रही है। ये युवा पहाड़ मुख्य रूप से 3 समानांतर हिस्सों में बटे हैं। सबसे उत्तर में है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ये 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली एक अटूट दीवार की तरह है। इसके ठीक दक्षिण में मध्य हिमालय यानी हिमाचल है और फिर सबसे नीचे आता है बाहरी हिमालय, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। चोटियों की बात करें तो स्रोत के अनुसार हमें एक भौगोलिक अंतर समझना होगा। K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटी है जरूर, लेकिन ये काराकोरम रेंज में है, जो फिलहाल POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। वहीं अगर हम भारत की निर्विवादित सीमा के अंदर की बात करें तो 8598 मीटर ऊंची कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब देखिए भारत के भूगोल का कमाल। यहाँ सिर्फ 8000 मीटर ऊंची चोटियां ही नहीं हैं। अगर हम एकदम दक्षिण में केरल के कुट्टनाड की तरफ जाएं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ये जगह समुद्र तल से भी नीचे है। जी हाँ, ये दुनिया की उन बेहद खास जगहों में से एक है जहां समुद्र तल से नीचे धान की खेती होती है। इंसानों ने खुद को प्रकृति के हिसाब से कैसे ढाला है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। पहाड़ों से उतरकर अब हम आते हैं भाग 3 पर, भारत की जीवन रेखा, नदी प्रणालियां। यही नदियां तो इस पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था और सभ्यता की बुनियाद हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भारत की नदियों का स्वभाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो निकलती कहाँ से हैं। उत्तर की हिमालयी नदियाँ ग्लेशियरों से पिघलने वाले पानी से बनती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है और ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियाँ पूरी तरह से बारिश पर निर्भर होती हैं। ये मौसमी नदियाँ हैं और गर्मियों में इनमें पानी काफ़ी कम हो जाता है। अब इन प्रायद्वीपीय नदियों में भी कुछ बहुत ही दिलचस्प अपवाद देखने को मिलते हैं। नर्मदा और तापी जैसी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं,
ऐसा क्यों? क्योंकि ये नदियां भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली के बीच से होकर गुजरती हैं और डेल्टा बनाने के बजाय ये एस्चुअरी बनाती हैं, मतलब वो जगह जहां नदी का मीठा पानी बिना डेल्टा बनाए सीधा समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है। और इन सब में सबसे खास है गंगा नदी का 2500 किलोमीटर लंबा और शानदार सफर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में शुरू होती है, फिर आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये आधिकारिक रूप से गंगा बन जाती है। अपना पूरा सफर तय करने के बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा तैयार करती है, विशाल सुंदरबन डेल्टा। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे पास इतने विशाल पहाड़ हैं, नदियों का इतना बड़ा जाल बिछा है, लेकिन आखिर वो कौन सी महाप्रणाली है जो इस पूरे तंत्र को जिंदा रखने के लिए पानी उपलब्ध कराती है? और यहीं से हमारी कहानी जुड़ती है भाग 4 से, महान जलवायु चक्र मॉनसून। ये दक्षिण पश्चिम मानसून हमारी खेती की जान है और इतने अलग अलग भूगोल वाले देश को एक साथ बांधने वाला सबसे अहम सूत्र भी। ये मॉनसून शब्द असल में अरबी भाषा के मौसम से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है हवाओं का मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदल लेना। गर्मियों में नमी से लदी ये हवाएं हिंद महासागर से उठकर जमीन की तरफ बढ़ती हैं और पूरे देश की प्यास बुझाती हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि भारत में बारिश का बंटवारा कितना असमान है। जरा सोचिए, एक तरफ मेघालय का मासिनराम है, जहां हवाएं खासी पहाड़ियों में ऐसे घिर जाती हैं कि साल भर में 11,000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर और लेह जैसे इलाके हैं, जहां बमुश्किल 200 मिलीमीटर बारिश होती है। ये सब अरावली जैसी पहाड़ियों के रेन शैडो यानी वृष्टि छाया प्रभाव के कारण होता है, जहां नमी वाली हवाएं पहुंच ही नहीं पाती। अगर हम बारिश के पूरे गणित को देखें तो देश की 75% बारिश गर्मियों के इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन बाकी के 25% को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर्दियों में भूमध्य सागर की तरफ से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, और पंजाब हरियाणा में गेहूं जैसी फसलों के लिए तो ये हल्की बारिश किसी वरदान से कम नहीं होती। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5 विविधता और भविष्य। देखा जाए तो हमारा भूगोल ही यहाँ की हर चीज तय करता है। उत्तर के मैदानों की इस उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से लेकर दक्कन के पठार की उस काली मिट्टी तक, जो कपास के लिए एकदम परफेक्ट है। देश के ज्यादातर हिस्से में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं, जहाँ पेड़ पानी बचाने के लिए सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और सुंदरबन के तटों पर वो मैंग्रोव वन है, जो ढाल बनकर मिट्टी के कटाव और तूफानों से हमारी रक्षा करते हैं। हर एक चीज का अपना एक खास काम है। लेकिन अब इस पूरे प्राकृतिक तंत्र के सामने एक बहुत गंभीर चुनौती खड़ी है। स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही चिंताजनक सच्चाई बताती है कि हिमालय के ग्लेशियर दुनिया में किसी भी और जगह के मुकाबले सबसे तेजी से पिघल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से उन 12 नदियों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिन पर करोड़ों लोगों का जीवन टिका है। और यहीं पर स्रोत का मुख्य दर्शन सामने आता है कि विकास जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर बिल्कुल नहीं। हमें अपने पानी और जमीन को इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि एक नाजुक संतुलन बना रहे। इस पूरे भौगोलिक ताने बाने को बचाए रखने का बस एक ही रास्ता है, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जैसे जैसे ये विशाल भौगोलिक इंजन अपनी करवट बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मानसून का पैटर्न बदल रहा है, हम अपनी तेज विकास की रफ्तार को इस बेहद जटिल और संवेदनशील प्राकृतिक प्रणाली के साथ कैसे संतुलित कर पाएंगे, जो आखिर में हम सबको जिंदा रखे हुए है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।